गुड डे। मैं इरविंग गॉफमैन हूँ, एक कनाडा में जन्मे समाजशास्त्री जो रोज़मर्रा की बातचीत के पर्दे के पीछे झांकने के लिए प्रसिद्ध हूँ। जहाँ अन्य लोग बड़े संस्थानों या व्यापक इतिहास की खोज में थे, मैंने उस क्षण में क्या घटता है उस पर ध्यान केंद्रित किया, मुस्कान, नज़र, ठहराव पर। मेरा मानना था कि जीवन एक मंच है और हम सभी कलाकार हैं। अगर आपने कभी शिक्षक, बॉस या डेट के सामने अपना व्यवहार बदला है तो आप पहले से ही मेरे सिद्धांत को जी चुके हैं। सोशियो एक्सप्लोरेशन में आपका स्वागत है। इस चिंतन में मैं आपको मानव संवाद की सूक्ष्म, विचित्र और संरचित दुनिया में कदम रखने के लिए आमंत्रित करता हूँ, जहाँ पहचान निभाई जाती है, भूमिकाएं लिखी जाती हैं और वास्तविकता निरंतर बातचीत से तय होती है। मैं 11 जून 1922 को मानविल, अल्बर्टा, कनाडा में यूक्रेनी यहूदी प्रवासियों के घर पैदा हुआ था। हम अमीर नहीं थे और न ही किसी केंद्र में थे। शायद इसलिए मैंने हमेशा वो चीज़ें देखीं जो औरों ने नहीं देखीं। जैसे लोग पार्टी में कैसे बर्ताव करते हैं या लिफ्ट में कैसे अलग हो जाते हैं, ये सब किसी नाटक की तरह था और मैं उसमें पूरी तरह डूब गया। मैंने टोरंटो विश्वविद्यालय से समाजशास्त्र की पढ़ाई की और बाद में शिकागो विश्वविद्यालय से पीएचडी की। लेकिन मेरी सोच को व्याख्यान कक्षों ने नहीं, बल्कि अस्पतालों, कैसीनो और पागल खानों ने आकार दिया। मैंने उन जगहों पर फील्ड वर्क किया जहां लोग आसानी से नाटक नहीं कर सकते थे। वहीं मैंने रोज़मर्रा के जीवन की असली अभिनय प्रक्रिया को देखा। मेरी निजी जिंदगी संयमित थी। मेरी शादी एंजेलिका शाइलर चॉइट से हुई थी और हमारे एक बेटा था। वो जल्दी चल बसी। मैंने अपनी भावनाओं के बारे में ज़्यादा नहीं बोला, लेकिन दूसरों की भावनाओं को बहुत बारीकी से देखा। मैं एक सावधान श्रोता था, एक तीव्र पर्यवेक्षक। कई बार मुझे ठंडा या अलग थलग कहा गया, लेकिन यही दूरी मुझे साफ, सटीक और गहराई से लिखने में मदद करती थी। मुझे बड़े बड़े सिद्धांतों में दिलचस्पी नहीं थी। मैं ये देखता था कि जब दो लोग मिलते हैं तो क्या होता है, जब समूह अपनी छवि बनाते हैं, जब संस्थान भूमिकाएं गढ़ते हैं। द प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ नेसो चेप्टिक से मेरी विचारधारा की शुरुआत हुई। नाट्य विश्लेषण, ड्रामाटर्जी। लोग सिर्फ जी नहीं रहे होते, वे अभिनय कर रहे होते हैं और वे लगातार अपनी छवि को संवारने की कोशिश कर रहे होते हैं। 1982 में पेट के कैंसर से मेरी मृत्यु हो गई जब मैं 60 वर्ष का था। मुझे अमेरिका के पेंसिल्वेनिया राज्य के डेलावेयर काउंटी स्थित कॉलिंडेल के माउंट लेबनन कब्रिस्तान में दफनाया गया। मैंने अमेरिकन सोशियोलॉजिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में सेवा दी थी, लेकिन मैं अकादमिक दिखावे को लेकर हमेशा संशय में रहा। मैंने न के बराबर साक्षात्कार दिए, बहुत कम तस्वीरें छोड़ी, लेकिन कुछ ऐसे सशक्त विचार दिए जो आज भी पहचान, स्थान और कलंक को समझने के तरीके को आकार देते हैं। मैंने अपने विचारों को चिल्लाकर नहीं कहा, बल्कि धीरे से फुसफुसाया। लेकिन इन फुसफुसाहटों ने समाजशास्त्र की पीढ़ियों को आकार दिया। मैंने यह खोजा कि हम कैसे भूमिकाएं निभाते हैं, अपने हिस्सों को छिपाते हैं और तब कैसे प्रतिक्रिया देते हैं जब ये प्रदर्शन टूट जाते हैं। मैं एक स्थिर एकल स्व में विश्वास नहीं करता था। मेरे लिए स्व एक निर्माण है, क्षण दर क्षण, दृश्य दर दृश्य। सिद्धांत 1, नाट्य विश्लेषण, ड्रामाटर्जिकल एनालिसिस। हम सभी एक सामाजिक मंच पर अभिनेता हैं। आप सोच सकते हैं कि आपके पास एक स्थिर व्यक्तित्व है, कुछ ठोस और आंतरिक, लेकिन मैंने इसे अलग तरीके से देखा। मैंने विश्वास किया कि स्व कुछ ऐसा है जिसे हम गढ़ते और निभाते हैं उस स्थिति और लोगों के अनुसार जिनके बीच हम होते हैं। यही कारण है कि मैंने रोज़मर्रा की ज़िंदगी को रंगमंच की भाषा में समझाया। हम सभी कलाकार हैं, एक दर्शक वर्ग के सामने छवि को संभालते हुए, चाहे वो दोस्त हों, सहकर्मी, अनजान लोग या परिवार। सिद्धांत 2, छवि प्रबंधन, इम्प्रेशन मैनेजमेंट। दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं, इसे नियंत्रित करना। हर दिन, हर सामाजिक संवाद में हम यह सुनिश्चित करने की कोशिश करते हैं कि लोग हमें किस रूप में देखें।
मैंने इसे इम्प्रेशन मैनेजमेंट कहा। चाहे आप पहली बार किसी से मिल रहे हों, नौकरी का इंटरव्यू दे रहे हों या सड़क पर चल रहे हों, आप संकेत दे रहे होते हैं, कुछ जानबूझकर, जैसे आपकी वेशभूषा या भाषा। इन्हें मैंने दी गई अभिव्यक्तियाँ, एक्सप्रेशंस गिवन कहा, और कुछ अनजाने में, जैसे एक घबराया हुआ हंसना, एक नज़र, एक झिझक। इन्हें मैंने दी गई अभिव्यक्तियाँ, दी गई हुई, एक्सप्रेशंस गिवन ऑफ कहा। लेकिन इम्प्रेशन मैनेजमेंट को झूठ समझने की भूल मत कीजिए। यह धोखा नहीं है, यह सामाजिक अस्तित्व है। एक ऐसी दुनिया में जो दिखावे और धारणाओं पर टिकी है, हमें हर पल खुद को ढालना होता है। हम हर समय अपने पूरे सच्चे रूप में नहीं रह सकते। हम इसलिए बदलते हैं क्योंकि हमें यह समझ है कि सामाजिक दांव कितने बड़े हैं। सच तो यह है कि हम सब अपनी छवि संभालते हैं, क्योंकि हम सब कहीं न कहीं इस बात की परवाह करते हैं कि लोग हमें कैसे देखते हैं। सिद्धांत 3, चेहरा और चेहरा संरक्षण, फेस एंड फेस वर्क, सामाजिक मुलाकातों में सम्मान बचाना। हर बातचीत में हम अपनी एक छवि बनाए रखने की कोशिश करते हैं, ऐसी जो सक्षम, सम्मानित और नियंत्रण में लगे। मैंने इसे फेस बनाए रखना कहा। यह हमारी सामाजिक गरिमा है। जब हम इसे प्रस्तुत कर देते हैं तो हम उसे बचाने के लिए जी जान लगा देते हैं, लेकिन गलतियां होती हैं। हम शब्दों में अटक जाते हैं, नाम भूल जाते हैं, कुछ उल्टा कह देते हैं, और अचानक हमारी फेस खतरे में पड़ जाती है। तब हम फेस वर्क करते हैं, हंसकर टालते हैं, माफ़ी मांगते हैं, विषय बदलते हैं या कोई मजाक बना देते हैं। ये छोटे छोटे कदम यादृच्छिक नहीं हैं। ये सामाजिक अनुष्ठान हैं जो हम सब ने सीखे हैं, ताकि बातचीत सहज रहे और शर्मिंदगी से बचा जा सके। यहाँ तक कि हमारे आसपास के लोग भी मदद करते हैं, शालीनता से मुस्कुराकर, ध्यान न देकर, हमें संभलने का मौका देकर। ये एक नृत्य की तरह है जहाँ हर कोई एक दूसरे की गरिमा बचाने में भाग लेता है, क्योंकि अगर ये टूट जाए तो पूरी बातचीत बिखर सकती है। सामाजिक जीवन सिर्फ संरचित नहीं होता, वह अत्यंत संतुलित भी होता है, और फेस वर्क ही उसे संतुलन में रखता है। सिद्धांत 4, कलंक, स्टिग्मा, वे निशान जो समाज शरीर और मन पर छोड़ता है। अपनी पुस्तक स्टिग्मा 1957 में मैंने उन लोगों की ओर ध्यान दिया जो हाशिए पर जीते हैं, अपनी इच्छा से नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि समाज ने उन्हें वहां धकेल दिया। मैं यह समझना चाहता था कि जब किसी के पास ऐसा कोई चिह्न होता है जिसे समाज हेय दृष्टि से देखता है, जैसे मानसिक बीमारी, शारीरिक अक्षमता, अलग त्वचा का रंग या आपराधिक पृष्ठभूमि, तो उसका प्रभाव व्यक्ति की पहचान पर क्या होता है। ये केवल गुण या दोष नहीं होते, ये कलंक बन जाते हैं, ऐसे सामाजिक ठप्पे जो किसी की छवि को समाज की नज़रों में धूमिल कर देते हैं। मेरे लिए सबसे रोचक बात यह थी कि लोग इस दूषित पहचान से कैसे निपटते हैं। कुछ लोग उसे छुपाने की कोशिश करते हैं, सामान्य दिखने की कोशिश, ताकि आलोचना से बच सकें, जबकि कुछ लोग उसी पहचान को फिर से परिभाषित करने की कोशिश करते हैं, जिसे समाज शर्म समझता है, उसमें गर्व खोजने का प्रयास। लेकिन चाहे जो भी तरीका अपनाएं, उनका जीवन हमेशा इस तनाव से बनता है कि वे वास्तव में कौन हैं और समाज उन्हें कैसे देखता है। मैंने स्टिग्मा सहानुभूति या दया जगाने के लिए नहीं लिखा। मैंने यह दिखाने के लिए लिखा कि हमारे निर्णय कितनी गहराई तक जाते हैं और समाज में सामान्य बनने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, जहां हर दिन लोग साधारण और भिन्न के बीच बांटे जाते हैं। सिद्धांत 5, समग्र संस्थाएं, टोटल इंस्टीट्यूशंस, जहां स्व को तोड़ा और फिर से गढ़ा जाता है। जब मैंने मानसिक अस्पतालों, जेलों, सैन्य बैरकों और मठों जैसे स्थानों का अध्ययन किया, तो मैंने एक चौंकाने वाली बात देखी। ये सिर्फ संस्थाएं नहीं थीं, ये समग्र संस्थाएं थीं। ऐसे स्थान जहां लोग बाहरी दुनिया से पूरी तरह कट जाते हैं और उनके दिन का हर पहलू, नींद, भोजन, बातचीत एक ही सत्ता द्वारा नियंत्रित होता है। ऐसे माहौल में व्यक्तित्व के सामान्य चिन्ह, गोपनीयता, स्वायत्तता, पहचान धीरे धीरे मिटने लगते हैं। इन संस्थाओं में सबसे पहले व्यक्ति के स्व को तोड़ा जाता है, फिर संस्था के नियमों के अनुरूप उसे दोबारा गढ़ा जाता है। मैंने इसे स्व का मृत्यु संस्कार, मॉर्टिफिकेशन ऑफ द सेल्फ कहा, एक तरह की सामाजिक मृत्यु, जहां निजी कपड़ों की जगह वर्दी ले लेती है,
नामों की जगह नंबर मिलते हैं और विकल्पों की जगह सख्त दिनचर्याएं होती हैं। मैंने एक मानसिक अस्पताल में देखा कि जिन्हें पागलपन कहा जाता था, वे अक्सर उस दमनकारी ढांचे के प्रति प्रतिक्रियाएं थीं, न कि सिर्फ मानसिक रोग के लक्षण। ये संस्थाएं सिर्फ लोगों को जगह नहीं देती, ये उनकी पहचान को ही बदल देती है। यदि आप किसी व्यक्ति को समझना चाहते हैं तो सिर्फ उस व्यक्ति को मत देखिए, बल्कि उस प्रणाली को देखिए जिसमें वह रखा गया है। मैंने सिद्धांतों में क्रांति लाने के लिए नहीं लिखा, मैंने देखने की दृष्टि को तेज करने के लिए लिखा। मेरी किताबें शांत, सूक्ष्म और रोज़मर्रा की ज़िंदगी की गहन शल्य चिकित्सा डिसेक्शन हैं। मैंने उन चीज़ों का अध्ययन किया जिन्हें लोग आमतौर पर अनदेखा कर देते हैं और उन्हें अर्थ दिया। चाहे मैं किसी वेटर की मुस्कान का वर्णन कर रहा हूँ, मरीज की चुप्पी का, या किसी जुआरी की चालाकी का, मैं चाहता था कि पाठक पूछें, यहाँ असल में क्या हो रहा है। एक दी प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ 1556। इस बुनियादी रचना में गोफमैन ने यह विचार प्रस्तुत किया कि रोज़मर्रा की सामाजिक बातचीतें रंगमंचीय प्रदर्शन, थिएट्रिकल परफॉर्मेंस जैसी होती हैं। उन्होंने समझाया कि लोग अपने आप को अलग अलग परिस्थितियों और दर्शकों के अनुसार अलग रूप में प्रस्तुत करते हैं, ठीक वैसे ही जैसे मंच पर अभिनेता अपने किरदार निभाते हैं। उनके अनुसार पहचान कोई स्थायी चीज़ नहीं है, बल्कि हम सामाजिक अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए उसे प्रदर्शित करते हैं। 2. असिलम्स 1961। यह एक नृविज्ञान आधारित एथनोग्राफिक अध्ययन है जिसमें गोफमैन ने मानसिक अस्पतालों के भीतर के जीवन का निरीक्षण किया। उन्होंने दिखाया कि कैसे ऐसी संस्थाएं व्यक्ति की पहचान और आत्मबोध को धीरे धीरे खत्म कर देती है। इन संस्थागत संरचनाओं के भीतर व्यवहार नियंत्रित किया जाता है, पहचान को नया रूप दिया जाता है और लोगों पर ऐसे लेबल लगाए जाते हैं जो अक्सर उपचार से ज़्यादा हानि करते हैं। ये सामाजिक विचलन, डिवियंस से निपटने के तरीकों की तीव्र आलोचना थी। 3. स्टिग्मा 1963। इस पुस्तक में गोफमैन ने उस अनुभव को समझने की कोशिश की जिसमें कोई व्यक्ति ऐसे सामाजिक कलंक, स्टिग्मा के साथ जीता है जिसे समाज शर्मनाक मानता है, जैसे विकलांगता, मानसिक बीमारी या आपराधिक पृष्ठभूमि। उन्होंने यह दिखाया कि लोग ऐसी दूषित पहचान को कैसे संभालते हैं, कभी छिपाकर, कभी उसमें नया अर्थ देकर। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि समाज के लगाए गए लेबल व्यक्तिगत अनुभवों को कितनी गहराई से प्रभावित करते हैं। 4. इंटरेक्शन रिचुअल 1966। इस रचना में गोफमैन ने उन सूक्ष्म दैनिक व्यवहारों पर ध्यान केंद्रित किया, जैसे अभिवादन, शिष्ट हंसी या आंखों का संपर्क, जो सामाजिक व्यवस्था को चुपचाप बनाए रखते हैं। उन्होंने तर्क दिया कि ये छोटे व्यवहार अर्थहीन नहीं हैं, बल्कि ये बेहद सोच समझकर निभाई जाने वाली प्रदर्शन विधियां हैं जो सम्मान, गरिमा और सामाजिक संतुलन को बनाए रखने में मदद करती है। 5. फ्रेम एनालिसिस 1964। इस पुस्तक में गोफमैन ने यह बताया कि हम दुनिया को समझने के लिए मानसिक फ्रेम्स का उपयोग करते हैं, जैसे चश्मे जिनसे हम घटनाओं और अनुभवों की व्याख्या करते हैं। उन्होंने कहा कि हमारी वास्तविकता की समझ इस बात पर निर्भर करती है कि किसी परिस्थिति को कैसे प्रस्तुत किया गया है, कैसे परिभाषित किया गया है और कैसे समाज ने उसे वर्गीकृत किया है। यह फ्रेम हमारे प्रतिक्रियाओं को भी प्रभावित करते हैं। मैंने कभी चीखा नहीं, मैंने गुस्सा नहीं किया, मैंने देखा और दूसरों को भी देखना सिखाया। मैंने दिखाया कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी सामान्य नहीं होती, वह समृद्ध होती है, रीतियों से भरी होती है और अर्थ की परतों से जटिल होती है। अगर आपको कभी लगा हो कि आप कोई भूमिका निभा रहे हैं तो वह सच है, मैंने तो बस आपको उसका स्क्रिप्ट दिया। अगर इन विचारों ने आपको रुककर सोचने पर मजबूर किया या दुनिया को नए नज़रिए से देखने का मौका दिया, तो यहीं मत रुकिए। सोशियो एक्सप्लोरेशन को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि जब भी हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी के छिपे हुए पैटर्न्स और सोच के नायकों में और गहराई तक उतरे, आप तक वो पहुँचे। आइए इस प्रदर्शन को साथ मिलकर देखते रहें। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।